एक फॉर्मूला हमने अभी ये बताया I बराबर Q अपॉन T, मगर ये केवल एक ही नहीं है, ये कब लगता है जरा ये और कीजिए। एक फॉर्मूला ये भी था A एवरेज डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, और इसे क्या लिख देते थे Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1, और एक फॉर्मूला होता था I इंस्टेंटेनियस dQ अपॉन dt। तीन फॉर्मूले हैं। ये कब लगेगा? जब आवेश हमारा कांस्टेंट हो, दिया है फिक्स है कि इतने 2 कूलम आवेश है और इतना समय है, तो धारा बताइए, खत्म, उस पर पूछा नहीं जाएगा। आई एवरेज कब दिया जाएगा? जब तुम एक समय से दूसरे समय तक पहुंच गए हो, वहां का और वहां का आवेश आपके बीच में बताना हो, उनका अंतर बताना, तो आई एवरेज 2 बिंदुओं के बीच में कितनी धारा वही है, उसका एवरेज। ये कब बताया जाएगा? ये उस सेकंड में बताया जाएगा, एक क्षण पर बताया जाएगा, एक पर्टिकुलर बिंदु पे बताया जाएगा कि 2 सेकंड पर आप धारा का मान बताइए अगर आवेश इतना है, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंशियल होगा, और अगर इसी का इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो कुल आवेश और कुल धारा निकल जाएगी, क्लियर? हाँ, चलिए, तो ये फॉर्मूले बताए थे हमने, धारा को बताया था सदिश है, अदिश है, अदिश है, क्यों? दिशा और परिमाण तो है इसके पास, मगर सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। किससे मापा जाता है? एमीटर से मापा जाता है। इसका मात्रा क्या है? एम्पियर। हाँ, ऐसा ही मात्रा। और अगर हम बात करें यहाँ से कूलम पर सेकंड, और स्ट्रेट कूलम पर सेकंड सीजीएस पत्ती में, है ना। कभी क्या देखो एम्पियर का सीजीएस पत्ती क्या होगी? ईएसयू पर सेकंड होगी, क्योंकि एम्पियर क्या होता है? कूलम पर सेकंड होता है। हाँ, तो फालतू की बात नहीं करनी है ज्यादा। हाँ, तो इसकी बीमा कौन बताएगा? हाँ, बीमा तो बताएगी इसकी, है वो स्लिप हो गई, तो बीमा सब अपने आप निकालेंगे। I बराबर Q अपॉन T, और Q बराबर क्या होता है? बताओ क्या होगा? है? अरे भैया, A ही तो होती है एम्पियर की जो बीमा होती है वो A होती है, क्योंकि ये मूल राशि है। कैसी राशि है? धारा मूल राशि। और ये जो एम्पियर है कैसा मात्रक है? मूल मात्रक है, मूल मात्रक, जिनसे सारे मात्रक बनाए जाते हैं। तो इनके तो फिक्स है, 7 भौतिक राशियां हैं जो फिक्स है, जिनमें से एक धारा भी है, और जिनका फिक्स है, जैसे द्रव्यमान फिक्स है तो उसकी बीमा क्या होगी? एम। मीटर दूरी फिक्स है तो उसकी बीमा क्या होगी? एल। समय फिक्स है, उसकी बीमा क्या होगी? टी। ऐसी विद्युत धारा फिक्स है, ऐसी ज्योति तीव्रता, और एक ताप है, टेम्परेचर की। चलिए, तो ये बता दिया था हमने। फिर हमने अपवहन वेग बताया था, तो अपवहन वेग में हमने कहा था ए ताऊ बीडीपी है ना। अब ए की वैल्यू रख दो, माइनस ई अपॉन, कैसे भैया? ए बराबर होता है एफ अपॉन एफ, एफ बराबर होता Q इंटू वो, एफ बराबर QE अपॉन एफ, और Q की जगह क्या रख देंगे? E अपॉन। अब इलेक्ट्रॉन है माइनस, क्योंकि ये फोर्स किधर की ओर लग रहा था? विपरीत दिशा में लग रहा था, माइनस चार्ज पे लग रहा था, तो माइनस, तो बस ये आ गया। अब आगे चलते हैं, ये तो अपवहन वेग निकला। तो यार अपवहन किसका बता रहे हैं? किसका वेग बताया? इलेक्ट्रॉनों का वेग बताया हमने चालक के अंदर, औसत वेग। जब वैद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए, और जब वैद्युत क्षेत्र ना लगाया जाए तो औसत वेग 0। मगर क्या एक इलेक्ट्रॉन का वेग 0 होता है? एक इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है? 10⁻⁵ मीटर। मगर अपवहन वेग कितना होता है? 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, बहुत कम होता है, मगर एक दिशा के साथ चलता है, इधर ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, थोड़ा सा ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, फिर थोड़ा, ठीक है, ऐसे। तो चलिए अब बात करते हैं कि यार अपवहन वेग है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो धारा भी होगी। तो बताओ धारा तथा अपवहन वेग में कितना संबंध होता है? क्या संबंध होता है? ये ड्राइव कराना है फॉर्मूला, है ना। ये फॉर्मूला तो हेडिंग डालेंगे, नोट्स बना लेंगे, और जो मैं डेरिवेशन कराऊंगा ऐसे करना है, ये वाला ऑफिस से नहीं करना है। अपवहन वेग, अपवहन वेग vd, अपवहन वेग क्या होता है? vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तथा क्या होता है अपवहन वेग? क्या होता है इसका मीनिंग? अपवहन, बहने वाला वेग। बहने, जब इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं एक दिशा में विद्युत क्षेत्र लगाने पर,
तो उनका वेग है ना, बहना किसी चीज का, और यहाँ कौन बह रहा है, विद्युत धारा I में संबंध। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है बोर्ड में 2 नंबर में। तो यार अभी क्या था, मान लीजिए हमारे पास एक चालक है, चालक है, और ये हमने किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, ये इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा। और हमने क्या किया जरा बोलते इसके वो बदल दूं क्या, चलिए इसके वो सेल बदल देता हूँ, इधर छोटा वाला ले लेते हैं, इधर बड़ा, तो अब प्लस इधर आएगा माइनस इधर आएगा। बताओ इलेक्ट्रॉन किधर बहेंगे, कौन बताएगा इलेक्ट्रॉन। मैंने ये सेल बदल दिया, बदलाव इसलिए करता हूँ जिससे तुम्हारा दिमाग चले। किधर बहेंगे इलेक्ट्रॉन, चालक ये है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, किधर माइनस से प्लस। अच्छा हाँ, किधर चलेंगे बताओ, माइनस से प्लस की ओर, ठीक कह रहा हो, इधर चलेंगे ऐसे करके, ऐसे चलेंगे माइनस से प्लस की ओर। क्यों, अरे यार ऐसे रखा करो ना, इलेक्ट्रॉन ये है, इसके दोनों तरफ, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, बताओ किधर भागेगा, माइनस से प्लस की ओर है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे होंगे, इधर जा रहे होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा। चलिए एक काम करिए, अब इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, कल भी बताया था, तो हमने इसमें एक क्रॉस सेक्शन ले लिया। क्रॉस सेक्शन मतलब इसका एक गोला बना दिया है, क्या बना लिया, गोला, और यहां बना लिया, ये भाग काट दिया, कितना भाग। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, जिनका वेग क्या है, vd है, कितना है वेग, vd है। भाई पूरे चालक में मान लीजिए लंबा तार है, तो हमने छोटा सा भाग ले लिया उसका, कि यार इतने भाग में इलेक्ट्रॉन यहाँ गति कर रहे होंगे, जैसे ही यहाँ जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो उसने कहा है कि जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं vd वेग से, तो यार इसमें धारा भी होगी, आवेश चल रहा है, धारा भी होगी, तो तुम धारा का और इसका संबंध बताओ। तो कैसे बताएंगे, वहां तक कैसे अपने दिमाग में सोचेंगे कैसे बताएं। तो यार जब धारा चल रही है तो इतना यहां से, मैंने ये मान लिया कि यहां से यहां तक समय लग रहा है डेल्टा टी। ये क्या है, चाल ही तो है, बताओ वेग ही तो है, चाल या वेग। तो कोई बालक मुझे दूरी बता देगा यहाँ तक की, अरे भैया समय ये है और चाल ये है, चाल बराबर दूरी बटे समय से, चाल बराबर दूरी बटे समय से, कौन बताएगा, दूरी कितनी आती है, चाल गुणा समय। तो ये दूरी कितनी है, चाल गुणा vd इंटू, क्या ये बात समझ आई। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, और इसका क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो a है, ये जो गोला काटा है हमने इसमें चल रहा है। ऐसा क्यों किया है हमने, छोटा सा क्षेत्रफल क्यों लिया है, क्योंकि यार बहुत लंबा तार है, तो हम छोटी सी जगह को मान लेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आने में उनका स्पीड vd है, और इतने क्षेत्र में धारा कितनी बहेगी, I बहेगी, है ना, उनके जाने से। तो वही धारा का मान और vd का मान हमें निकालना है, बस हमारा सवाल हो जाएगा। तो क्या यार इस बेलन को पहले देखो, इसमें मेरा पर्पज क्या है, I को निकालना। I बराबर क्या होता है, Q अपॉन, और Q बराबर क्या होता है, NE बटे T, ये तो होता। क्या आपको पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तभी तो मैंने ये एरिया काटा है, ये आयतन हुआ ना, ये बेलन कटा ना, इसे बेलन को यहाँ बना लें ऐसे करके, किसी को कोई प्रॉब्लम, इस एरिया को मैं यहाँ ले आया, बताओ इसकी दूरी कितनी है, दूरी ये लंबाई तो हुई, ये वाली ऐसे करके बताओ, देखो ऐसे पढ़ा ना, ये इसे मैंने कहा कर दिया। तो ये दूरी कितनी है, लंबाई L बराबर vd गुणा डेल्टा टी, है कि नहीं है। अच्छा कौन बताएगा, इसका क्षेत्रफल कितना है, a है, तो बताओ आयतन कितना होगा इसका, आयतन बताओ कितना होगा, आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा, तो बेलन का, अबे सुन तो ले, बेलन है, बेलन का ही बताऊंगा, गलत ट्राई बताऊंगा, मगर तुमने पढ़ा कहाँ ढंग से। आयतन होता क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तो होता है,
तो तुम बेलन में अलग क्यों लगा रहे हो फंडे? ऐसे याद रखो ना। अब लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। बेटे हमारे पढ़ाने का तरीका अलग है। और ऊंचाई बताओ, क्षेत्रफल कितना है? ए है नहीं है? अब ये क्रॉस सेक्शन ए मान रखा है पहले। और ऊंचाई कितनी है? ये ऊंचाई तो है BD इंटू आयतन निकल गए। बेसिक आपका खराब है, चाहे वो गणित हो या विज्ञान हो, कुछ भी हो। अगर मजे, ये कक्षा 6 में बताने की बातें हैं, 6-7 में हम अपने बच्चों को बताते हैं ऐसे करके कि बेटा आयतन का फॉर्मूला ये होता है दुनिया का अंदर, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब गोले में लगाएगा तो बोलेगा पाई आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर वो क्षेत्रफल है, पाई आर स्क्वायर क्या है? क्षेत्रफल। और एच क्या है? ऊंचाई। ये लंबाई क्या दो या मोटाई क्या दो, तो लगता यही है लंबाई गुणा क्षेत्रफल, ये हो गया ये हो गया। अब यार ये तो आयतन निकल के आया, इसका करेंगे क्या? हमें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करनी है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस समय इस क्षेत्र में कितनी होगी? कितनी होगी बताओ? तो मैं कहूंगा एक ये कितना आयतन है? ये 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा। मैं कहूंगा एकांक आयतन में माना एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मैंने मान ली भैया n। जो तुम कहते हो ना इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, हमने पहले चैप्टर में Q बराबर n नहीं पढ़ा, तो वो n पता कहाँ होती है? एकांक आयतन में होती है। और पता है किसी चालक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एकांक आयतन में? पता कितने? 10 की पावर 29 पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मीटर का ये लंबाई, 1 मीटर की चौड़ाई, 1 मीटर की ऊंचाई, ऐसा घनाकार एक क्यूब बना लीजिए। उसमें 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं इतनी सी जगह में। 1 घन मीटर कितना रहेगा? इतना बड़ा बॉक्स, ऐसे पेटी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 की पावर 29। तो ये एकांक आयतन है। ये क्या है? एकांक आयतन पर क्यूब, है ना? तो ऐसे ही बच्चों एकांक आयतन में हमने कितने इलेक्ट्रॉन माने? n। तो यार ये आयतन कितना है? ये तो इतना। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इतने आयतन में। कितने आयतन में? जो डेल्टा t समय में जो आयतन तय किया गया है, डेल्टा t समय में यही तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये दौड़ रहे हैं तक, यहाँ आ रहे हैं। तो डेल्टा t समय लग रहा है इन्हें आने में। तो डेल्टा t समय में आयतन तय किया, आयतन डेल्टा टी समय में तय किया गया आयतन कितना है भैया? ये है ना A BD गुणा टी गुणा डेल्टा टी। यही तो होगा आयतन, यही तो होगा। इसे साइड में लिख लेना, आयतन कैसे निकलेगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो डेल्टा टी समय में यही तो तय किया आयतन। अब डेल्टा टी समय में तय आयतन में इलेक्ट्रॉन्स, या कौन बताएगा? एकांक आयतन में जब इतने हैं तो इस आयतन में कितने होंगे? n की मल्टीप्लाई कर दो, n गुणा A BD इंटू डेल्टा टी। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर से बताएं, हमें क्या निकालनी थी? धारा निकालनी है भैया। धारा और BD में संबंध बताना। अब बन गया तो यार धारा, पहले तो ये सोच लो धारा का फॉर्मूला क्या होता है? धारा बराबर Q बटे T, Q बराबर N बटे T। इसमें तो BD कहीं भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब BD क्या होता है? BD होता है किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का बहना। अब इलेक्ट्रॉन जब बह रहे हैं इस चालक में, वहां से वहां तक बह रहे हैं, हमने ऐसे सेल लगा दिया तो माइनस से प्लस की ओर बहेंगे। ठीक है, बह रहे हैं। इनका वेग कितना है? BD 4 वेग। ये हमने एक क्रॉस सेक्शन काट लिया, एरिया काट लिया कि भैया इतना आयतन में देखेंगे बस, हम सारे चालक में नहीं देख रहे। तो इतना आयतन की दूरी कितनी हो गई? ये दूरी हमने L से डिनोट कर दी यहाँ लंबाई। इस बेलन को इधर लिया। हमने कहा है कि यार इसका आयतन कितना है? इसका दूरी तो हमने निकाल दी 4 बराबर दूरी बटे समय से, ये लंबाई निकल गई। इसका आयतन कितना है? इतना है।
अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे होंगे पीछे से भी आ जा रहे होंगे एकदम। तो इस आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने बहे, इस आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन बहे? तो मैंने कहा कि जरा से आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, n, एकांक आयतन में। तो इस आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, खत्म, n का मान आ गया, रख दो यार, रख दो n का मान। तो इस आयतन में तो आप n का मान नहीं रखेंगे, n का मतलब है एकांक, इस पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। देखो वहां देखो, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 10 की पावर 29 पर मीटर क्यूब, आयतन में मीटर क्यूब में बताई जाती है, समझ गए? तो यहाँ आयतन में इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, इतने आए। तो यहाँ रखेंगे हम, यहाँ रखेंगे कुल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए। आप ऐसे भी रख सकते थे Q बराबर n, Q बराबर n बटे, इसे डेल्टा टी बोल देंगे, इसे डेल्टा टी बोल देंगे, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी ऐसे बोल सकते हो, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी। तो n की वैल्यू बताओ, n a v d डेल्टा टी इंटू ई बटे डेल्टा टी, डेल्टा टी से, और I बराबर आ गया dt को मैं पहले लिखना पड़ा पसंद करूंगा, E को फिर बाद में, N को फिर बाद में, और A को एक लड़की का नाम बना है। कौन आई है, बीना आई है। देखो BENA, बीना आई, कहाँ आई, तुम्हारे घर। तो क्या कह देंगे, आई बीना, आई बीना। तो B से BD ENA, तो ये संबंध होता है। देखो BD आ गया और धार आ गई। ये डेरिवेशन अगर आप किताब में देखोगे, मॉडल पेपर में देखोगे, या किसी अन्य टीचर के नोट्स में देखोगे, बड़ा उलझा देगा, इसमें थ्योरी ऐसी लिख देगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फिर से सुनिए, जब हमें धारा तथा अपव्यय, बस हो गया ये, विद्युत धारा तथा अपव्यय वेग में संबंध बताना है, तो हम कहेंगे सबसे पहले कि भैया अपव्यय वेग क्या होता है यार, BD होता है, तो इलेक्ट्रॉनों को बहाओ। तो हम कहें पूरे चालक तार में नहीं बहाएंगे, हम एक आयतन लेंगे छोटा सा, यहाँ इतना हमने आयतन काट दिया, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है, A है, बेलन बन गया ना, ये बेलन बन गया। अब A है, इसका चाल कितनी है, BD है, यहाँ तक, यहाँ हमने कहा यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लग रहा है, डेल्टा टी। तो ये दूरी क्या हो गई, इतनी हो गई, या लंबाई कह सकते हैं आप, या लंबाई भी कह सकते हैं, लो L कह दो लंबाई, ये दूरी ऐसे कहते हैं, बस खत्म। चाल बराबर दूरी बटे समय से हमने यहाँ निकाल दिया। अब कहा कि यार इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे बह रहे होंगे ऊपर को। तो हमने कहा कि पहले तो ये आयतन निकालो, क्योंकि हमें पता है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने कितनी मान ली है, n मान ली है। तो यार ये आयतन कितना है, तो ये आयतन निकल के आया, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई से, A B D T। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, n से मल्टीप्लाई करो। हमने क्या किया, डेल्टा टी समय में तय आयतन ये हो गया, और डेल्टा टी समय में तय आयतन में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, NaBD डेल्टा टी। अब फिर मैंने क्या किया कि हम जानते हैं we know that I बराबर होता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी, या Q अपॉन टी डेल्टा टी मैंने इसलिए रखा कि डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, है समय से समय कैंसिल। तो आप Q अपॉन टी रख लो, लो भैया कोई दिक्कत नहीं है, बस इसे डेल्टा टी कर देना, ये खत्म। आई बी ना आ गई। तो ये आपका क्या होगा। अच्छा ये क्या है, BD अपवहन वेग, किसका, इलेक्ट्रॉन का। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। N क्या है, एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। A क्या है, क्षेत्रफल। I क्या है, विद्युत दाब, ये लिख लेंगे नीचे, खत्म। और इसके ट्रिक क्या है, I कौन आई, बीना, आई बी, ठीक है। पहले का भी ट्रिक बता दिया है, क्या बताया था पहले का, जो अपन ने निकाला था, BD A ताऊ BD, ये दो फॉर्मूले पढ़िए। BD बराबर बीना, ओ सॉरी, BD बराबर A ताऊ बराबर E अपॉन M और ताऊ, और एक पढ़ लिया आपने I बीना। दो
दो फॉर्मूले पढ़ लिए। अब तुमसे कहेगा कि विभवांतर तथा अपवहन वेग में संबंध बताओ। विभवांतर तथा अपवहन वेग, अपवहन वेग में संबंध, इसका केवल फॉर्मूला रखेंगे। अच्छा ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यार ये चैप्टर हमारा विभवांतर वाला है। अब तो धारा आने लगी, विद्युत क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, इससे ई से। तो देखो अपवहन वेग है, विद्युत क्षेत्र ई है, इसे ही पकड़ लेंगे। क्या करेंगे? इसे ही पकड़ लेंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि विभवांतर बी। देखिए आप BD बराबर क्या है? BD बराबर, देखो ये बी कैसा बनाना है? गुंडी बना करके। ये वेग है और वो क्या है? विभवांतर है। अब यहाँ ना मार खा जाओगे, E/m टाउ। यार एक बात बताओ, अगर मैं E की जगह B ले आऊं तो कुछ काम बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अगर ये चालक था, ये चालक था हमारा, और इसकी लंबाई कितनी है? L है। इस चालक की लंबाई कितनी है? L है। और इसमें कितना विभवांतर हो? डेल्टा B हो। तो बताओ E कितना होता है? E बराबर डेल्टा B कितना होता है? डेल्टा B बराबर माइनस E इंटू डेल्टा dx या dr है ना? ये होता था। अबे dx कह दो, dr कह दो, कुछ भी कह दो, पढ़े नहीं हो क्या? अब E का मान कैसे निकलेगा? तो यहाँ केवल क्या करो? E इंटू dr करो, डेल्टा B। तो भाई B की जगह B लिख दो, E की जगह E, और dr की जगह लिख दो L लिख दो। तो बताओ E का वैल्यू क्या आ गई? V बाई L। ये निकल गया। यही तो होगा इस फॉर्मूले से, विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में ये तो संबंध था। तो E की जगह क्या कर दो? माइनस, माइनस आएगा भी यहाँ माइनस। तो E माइनस B/L। ध्यान देना, ये B मैं ऐसा बना रहा हूँ, ये B ऐसा बना रहा हूँ। ये वेग है, वो विभवांतर है। अभी फिर कहो मुझसे EB या B/mL तो टाउ। ये आगे भैया किसमें संबंध? अपवहन वेग और विभवांतर में संबंध। ठीक है, तो यहां से पकड़ लेंगे पहले वाले सूत्र को। ये नोट करिए नोट, वो भी लिखिए। अगर ये कोई चालक है और विद्युत क्षेत्र किधर से इधर से, इसमें विभवांतर V का है, इसका विभवांतर V है, इसका विभवांतर V है। ये लिख लोगे। L क्या है? L क्या है कौन बताएगा? चालक की लंबाई। L क्या है? चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। और B क्या है? विभवांतर। विभव लिखे करो पहले, फिर अंतर लगा दिया करो। अंतर देखो बहुत सारे वाले क्या करते हैं? विभवांतर लिख देते हैं, विभवांतर। वो गलत होता है। पहले विभव लिखो फिर अंतर। हाँ, काम की बात बताऊंगा सारी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। टाउ क्या है? विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। और BD क्या है? अपवहन वेग। अपवहन वेग नोट कीजिए। क्या फॉर्मूला पढ़ा भैया? BD बराबर कल क्या पढ़ा था? A ताउ माइनस E/m टाउ। एक पढ़ा IV ना, और एक क्या पढ़ लिया आप? बस अभी क्या पढ़ा था हमने? विद्युत क्षेत्र के संबंध में। तो यहां से इसे पकड़ा गया, BD बराबर इसे माइनस E, इसे V/mL, इसकी जगह V/mL रख देंगे टाउ। अब देखिए इसी फॉर्मूले में से क्या कर दूं मैं? जरा गौर करो इधर देखिए साहब।
गतिशीलता क्या होती है? कहाँ? यहाँ गतिशीलता क्या होती है? अच्छा ये माइनस क्यों हट गया यहाँ से? क्योंकि विभवांतर कैसी राशि है? अदिश राशि है। वो कैसी राशि है? विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। बस इतना, उसकी कोई ये माइनस जो आया दिशा के लिए आया। अब देखिए जरा यहाँ म्यू विद्युत गतिशीलता किसे कहते हैं? तो BD अपॉन E, अगर हम इसी फॉर्मूले से क्या करते हैं, BD अपॉन E कर दें तो आगे क्या बचेगा? E बटे M टाउ, है ना। अगर तुम माइनस लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, वरना गतिशीलता आपकी कैसी राशि है? अदिश राशि है। नमस्ते सर, नमस्ते। तो म्यू बराबर E अपॉन M क्या होगा? टाउ होगा। अरे भैया इसी फॉर्मूले को उठा लो, गतिशीलता क्या होती है? BD बराबर, मैं भी लिखाऊंगा इसे, E बाई M टाउ। तो BD अपॉन E बराबर E अपॉन M टाउ। मैंने माइनस क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि अब ये खत्म होने वाला है E वैद्युत क्षेत्र, म्यू बराबर E बाई M टाउ। तो देखो यार क्या है गतिशीलता? अपवहन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? गतिशीलता। लिखो 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 लिखो, हेडिंग आप जानो, सीखो, तब कुछ काम बनेगा, तब दुनिया में रहने लायक बनोगे। देखिए ये वाला फॉर्मूला पकड़ लो। कौन सा वाला? ये वाला। BD बराबर EB ठीक है, ये पकड़ लो। तुम्हें बड़ा बताओ यार, प्रतिरोध आया कहां से? देखो यहाँ देखो, BD ये वेग है, चाल है, ये विभवांतर है। अबे धारा वाला कहाँ गया? अच्छा हाँ सॉरी, BD बराबर ये है, तो ये वाला उठाओ, I बराबर बीना। अरे क्या कह रही है बेटा? BD की वैल्यू क्या रखो? EB बाई ML टाउ और ENA। अब ट्रिक बता रहा ना, वरना पागल हो जाओगे। देखो I बराबर क्या आया जरा देखना, E स्क्वायर NA बाई ML और टाउ ऊपर है और B लिखो यहाँ, इसे कर दो ऐसे। I प्रोपोर्शनल, ये जो है कांस्टेंट है। देखो इलेक्ट्रॉन का आवेश कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कांस्टेंट होगी, किसी चालक के अंदर बढ़ेगी घटेगी नहीं, क्षेत्रफल भी, विश्रांति काल भी, लंबाई भी और द्रव्यमान भी चालक का सब कांस्टेंट है। तो यहाँ प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं। और जब B प्रोपोर्शनल I होता है तो हम कहते हैं B बराबर I R। तो ये R की वैल्यू है, ये R की वैल्यू है। R किस पे डिपेंड करता है? B और I पे डिपेंड नहीं करता है। R किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, क्षेत्रफल पर, चालक के क्षेत्रफल पर, चालक की लंबाई पर। भाई द्रव्यमान तो फिक्स रहेगा, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर और विश्रांति काल पे भी। क्यों? विश्रांति काल क्या हो जाएगा? जब वेग बढ़ जाएगा तो विश्रांति काल कम हो जाएगा। तो R ये जो कांस्टेंट टर्म आई है यही तो R है। तो ये हम जब ओम्स लॉ पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे R आया कहां से, कि कहीं से भी कांस्टेंट आ गया, क्योंकि R डिपेंड करता है इस पे। तो यहीं से ओम्स लॉ का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए फिर इसे रब करते हैं। और अब एक धारा घनत्व रह गया, उसे बढ़ाएंगे कल। इसे बढ़िया से ड्राइव कीजिए, 5 मिनट में मैं रिवीजन करा देता हूँ पिछले चैप्टर का। ठीक, आप देखते रहिए, किसी को जाना है तो जा सकते, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। इसे बंद करता हूँ।